नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और इजरायल। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने कहा, दोनों देशों के सामने समान चुनौती। शिखर वार्ता आज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हिंसा। राज्यपाल ने दी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। कांग्रेस और लेफ्ट ने की सेना तैनाती की मांग। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। आखिरी बार पापुम पारे जिले में दिखा। बाढ़ राहत अभियान के लिए हुआ था रवाना। मिसाइल परीक्षण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव। अमेरिका ने की सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग। रूस और चीन ने कहा, परीक्षण से बचे उत्तर कोरिया। और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए मुकाबला आज। श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय टीम। विंबलडन में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। इससे पहले इजरायल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इजरायल के दौरे पर तेल अवीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता में विश्वास रखने वाले लोगों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों की साझा चुनौतियों का भी जिक्र किया। and civilized values must come together and defeat it at all costs. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के सामने एक जैसी चुनौती है और दोनों देशों को इसका मिलकर सामना करना चाहिए। But I have to say that we also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. So we must stand together in this battle, much as we work together to perfect the future. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोकॉस्ट नरसंहार में मारे गए लोगों के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए भारत और इजरायल के बीच पहले से ही संयुक्त आयोग बना है और इसे लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इजरायल के राष्ट्रपति रवेन रिवलिन और विपक्ष के नेता आइजैक हर्जोग से भी मिलेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीति और सामरिक संबंधों को नई पहचान मिलेगी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन लगातार भारत पर डोकाला से सेना हटाने का दबाव बना रहा है और इस मुद्दे पर पीछे हटने से इनकार किया है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि इस गंभीर हालात का समाधान भारत को निकालना होगा। इधर सेना ने बयान जारी करके दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की से इनकार किया है। सिक्किम के डोकाला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। चीन इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है
और संधियों का हवाला देकर भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। 军越界事件发生在中印边界西金段已定的边界、未定界地区的边境摩擦对峙有本质的不同。 इधर सेना ने बयान जारी किया है कि यह घटना दोनों देशों के बीच सबसे लंबा गतिरोध नहीं है और भारतीय बंकरों को नष्ट करने के लिए चीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। सेना ने चीन के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की से इनकार किया। चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी चिंता जताई है। Government has not been handling its relationship with China very well. Is that the military standoff is a reflection of a larger problem in the relationship, which reflects severe lack of cooperation on politics, economics, international affairs. रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच इस तरह के विवाद खत्म करने के समझौते हैं। सिक्किम से सटा डोका ला भूटान का इलाका है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। यह इलाका भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी है और चीन अब सड़क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में ऐसे फेस ऑफ पहले भी हो चुके हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसमें एक तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, भूटान। और भारत के बारे में बहुत सेंसिटिव है कि हम कोई ऐसा ना करें जिससे भूटान को नुकसान हो। जून में चीनी सैनिकों ने इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। इसके बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3500 लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसे कल दोपहर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर बताया है कि उत्तर पूर्वी भारत में मौसम काफी खराब है और लापता हेलीकॉप्टर को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। बाढ़ राहत में मदद के लिए भेजे गए इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। गायब होने से पहले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को आखिरी बार पापुम-पेरे जिले के सगाली के पास देखा गया था। हेलीकॉप्टर से आखिरी बार 3:50 पर संपर्क किया गया था। सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक सगाली और ईटानगर के बीच सड़क जाम की वजह से कई लोग वहां फंस गए थे। लोगों की मदद के लिए ILH हेलीकॉप्टर को अभियान में लगाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन और पुलिस को तलाशी और राहत अभियान में सभी संभावित मदद करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर को भी खराब मौसम के चलते आपात स्थिति में ईटानगर में उतारा गया। MI-17V5 हेलीकॉप्टर में किरण रिजिजू समेत 8 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। घटना में केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि वायुसेना के लापता हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढने में पूरी मशीनरी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और RBI को इस पर विचार करने को कहा और कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की अवधि के दौरान कई लोग किसी जरूरी वजह से पैसे जमा नहीं करा पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका देने पर केंद्र और RBI से जवाब मांगा है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि मान लीजिए नोटबंदी की अवधि के दौरान कोई जेल में हो, ऐसे लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। शीर्ष अदालत नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुधा मिश्रा की याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में 30 दिसंबर के बाद भी एक और मौका देने की बात कही थी। कोर्ट ने 21 मार्च को पूछा था कि उसने पुराने नोट जमा नहीं कराने वाले के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की। केंद्र का जवाब था कि उसने तारीख नहीं बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया है। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई थी। 9 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो गए थे। लोगों को 30 दिसंबर तक नोट बदलने और जमा कराने का मौका मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक उन लोगों के लिए मौका था जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश में थे। सशस्त्र बल के जवान जो दूर दराज के इलाकों में तैनात थे या फिर पुराने नोट जमा नहीं कराने की खास वजह थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि निर्माताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी। अगर दाम कम नहीं किए गए तो कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत सभी जिलों को 166 समूहों में है। नोडल अधिकारियों के पास इन जिलों की जिम्मेदारी होगी। इन अधिकारियों की बुधवार को बैठक भी होगी। इनका काम ग्राहकों की समस्या सुलझाना होगा। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहां कुछ ग्राहक से पूछे, वहां कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले। इसके साथ ही केंद्रीय निगरानी समिति भी बनाई गई है। इनमें 15 आला सचिव शामिल हैं। इसकी बैठक हर मंगलवार को होगी। साथ ही कीमत बढ़ने की स्थिति में निर्माताओं को 2 अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी सूचना देनी होगी। रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज्ड एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज्ड एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। तो ये भी व्यवस्था। राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी लागू करने को लेकर अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतों और आपूर्ति पर भी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हिंसा के बाद तनाव है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मामले से जुड़ी जानकारियों से केंद्र को अवगत कराया है। उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 300 जवानों को रवाना कर दिया है। स्थानीय पुलिस पहले ही हालात पर काबू पाने में जुटी हुई है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दंगा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच कांग्रेस और वाम दलों ने तनाव को देखते हुए सेना तैनाती की मांग की है। फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद ये हिंसा भड़की। কয়েকটা ধর্মীয় নেতা এপক্ষেও আছে ওপক্ষেও আছে, তারা টাকার বিনিময়ে আগুন জ্বালাচ্ছে। আগুন নিয়ে খেলবেন না। যে গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে আগুনের টাকা আপনাদেরই দিতে হবে। যে আগুন লাগিয়েছেন আমাদের কাছে লিস্ট আছে। যে দাঙ্গা করছেন দাঙ্গাকারীদের ছাড়া হবে। बाजार में है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात वहाँ पे होना बहुत जरूरी है और निरपेक्ष तरीके से वहाँ पे कोई भी जात पात रिलीजन धर्म कलर नहीं देख के वहाँ के जो क्रिमिनल्स है उन्हें आम जनता से अलग करने का काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड के लिए कल 26वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। छिटपुट हिंसा के बीच सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के बाजार पूरी तरह बंद रहे। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सदर पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग जुट गए। महिला को पुलिस दार्जिलिंग से गिरफ्तार करके सिलीगुड़ी ले गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आरोप है कि उसके परिजनों को इस बाबत इत्तला नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मेडिकल जांच के लिए उन्हें सिलीगुड़ी ले जाया गया है और जल्द ही उन्हें वापस दार्जिलिंग लाया जाएगा। So now we want to know from her today, from the authorities, for how long will she be detained down there. They say it's not a question of detention, it's basically a question of medical treatment. So as soon as those tests are done, she will be brought back to the hospital. That's what they were saying. गोवा के मडगांव में मंगलवार को धार्मिक स्थल पर बेअदबी का मामला सामने आया। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इससे पहले 1 जुलाई की रात को भी इसी तरह के कुछ मामले सामने आए थे। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्थानीय पुलिस थानों को विशेष दलों का गठन करने और रात में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु
गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी हो गई। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 5 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे से हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने खास बातचीत की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं चुनाव के लिए जो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा? आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बाद आगे कैसे रहेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रथम चरण जो है कि लोग अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करें और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 जुलाई। उस दिन शाम को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा सकते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 19 जुलाई को सुबह 11 बजे यहीं रिटर्निंग ऑफिसर साहब के कमरे में, जो कि 29 पार्लियामेंट हाउस है, उन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद जो उसमें स्क्रूटनी में नॉमिनेशन पेपर्स सही पाए जाएंगे वो कैंडिडेट्स अगले 2 दिनों तक यानी कि 21 तारीख को दिन में 3 बजे तक अब चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे और अगर यदि आवश्यकता हुई एक से ज़्यादा कैंडिडेट बचे तो 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसके लिए मतदान होगा रूम नंबर 62 संसद भवन में और 5 बजे के तुरंत 1 घंटे बाद यानी कि शाम को 6 बजे से मतों की गणना प्रारंभ हो जाए। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि आप सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो किस तरह की तैयारियां पूरी? ये तैयारियां देखिए सब तरह से, जहाँ सुरक्षा से लेके व्यवस्था तक की जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वो सारी कर ली गई हैं। एक निर्वाचन यहाँ पर सेल बनाया गया है जो कि यहाँ हमारा टेबल ऑफिस है, वो इसका निर्वाचन सेल है। 2 हम सहायक इसमें निर्वाचन अधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी महासचिव महोदय हैं। तो पूरे लोगों को इस सारी चीज़ों के लिए गियर अप किया जा चुका है। तो ये थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे जी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अचल कुमार ज्योति को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो नसीम जैदी की जगह लेंगे। नसीम जैदी का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस बारे में मंगलवार को कानून मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ज्योति 6 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। ज्योति भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1975 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी ज्योति का कार्यकाल 6 महीनों का होगा और वो जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। किसान संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी है। इस क्रम में 6 जुलाई से मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा निकाली जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए किसानों का जत्था कल जंतर मंतर से रवाना हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 200 किसान संगठन मंदसौर में जमा होकर किसान जागरण में शामिल होंगे। इनकी प्रमुख मांग है कर्ज मुक्ति और कृषि उत्पादों का वाजिब दाम। 1989 के बाद पहली बार देश के करीब 200 किसान संगठन खेती से जुड़े 2 मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले ये यात्रा मंदसौर गोलीकांड के 1 महीने बाद वहां से रवाना हो रही है। ये यात्रा 18 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचेगी, जहां किसान संसद में आगे की रणनीति तय होगी। सबका साथ सबका विकास, उनने कहा कर्जा सबका माफ होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस किसान का होगा किस किसान का नहीं होगा। और जब देश का प्रधानमंत्री कहता है एक प्रांत के लिए, सारे प्रांतों में वो लागू होना चाहिए। किसानों की आत्महत्याओं ने सबको हिलाकर रख दिया है। देश का बड़ा हिस्सा कृषि संकट से गुजर रहा है। आपको सब चीज तो दाम, गाड़ी वाला गाड़ी का दाम तय करता है, कपड़ा वाला कपड़ा का दाम तय करता है, किसान को भी अपना चीज का दाम तय करता है। सरकार एक CACP एक कमेटी है, वो खर्चा से कम दाम तय करता है। किसान संगठनों ने 2 सूत्री कार्यक्रम तय किए हैं। किसान मुक्ति यात्रा 6 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। मंदसौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छूते हुए यात्रा 18 तारीख को पुनः यही जंतर मंतर में आएगी। ये यात्रा कई राज्यों से होते हुए 2 अक्टूबर को चंपारण में खत्म होगी। दक्षिण भारत में अलग से अभियान चलेगा।
अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 करोड़ के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इनमें से 1 करोड़ पैन पिछले महीने ही आधार से जोड़े गए हैं। पैन को आधार से जोड़ने की इस घोषणा के बाद इसमें तेजी आई है। 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिए पैन आधार को जोड़ना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के मुताबिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज 6.44 करोड़ ई रिटर्न दाखिल करने वालों में से 3.06 करोड़ के मामलों में आधार पैन को जोड़ दिया गया है। अब तक कुल 7.36 करोड़ पैन आधार को जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मुरारका पर आधारित किताब का विमोचन किया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले कमल मुरारका जाने माने समाजवादी नेता हैं। किताब के लेखक LP सिंह हैं। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई आला नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कमल मुरारका के व्यक्तित्व को सराहा। The book speaks for itself. It is a testimony to what others in public life have thought of Murarka ji's work. And that is no mean tribute to what he's done and what he continues to do with such remarkable dedication. और अब बात मौसम की। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर जारी है। असम में बाढ़ के हालात और खराब हो गए हैं। यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई। आने वाले दिनों में यहाँ मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। असम में बाढ़ के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के 13 जिले पानी में डूब चुके हैं। 834 गांव के 3,80,000 लोग बेहाल हैं। सबसे बुरा असर करीमगंज और लखीमपुर जिले के लोगों पर पड़ा है। 19,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हौजई जिले में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में बह जाने से मौत हो गई। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 17 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें से 7 गुवाहाटी के हैं। डिस्ट्रिक्ट में 24 कंट्रोल रूम सेटअप किया है। हम स्टेट कंट्रोल रूम जो जनता भवन में, यहाँ में 24 आवर्स का कंट्रोल रूम चल रहा है एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनका लाइन डिपार्टमेंट का आदमी के साथ हर तरफ मदद कर रहे हैं इफेक्टिव। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 415 पर भीषण भूस्खलन हुआ है। यहाँ ईटानगर और नहर लागून के बीच की सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। मरम्मत का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह भारी बारिश देखने को मिली। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। मिसाइल छोड़े जाने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया साझा अभ्यास भी किया। इस बीच रूस और चीन ने भी उत्तर कोरिया से परीक्षण बंद करने को कहा है। उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने इसे दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ताज़ा परीक्षण के बाद उनका देश अब अलास्का तक मिसाइल हमला करने में सक्षम है। इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। रूस और चीन ने भी ताज़ा मिसाइल परीक्षण को खतरनाक करार दिया है। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया से और मिसाइल परीक्षण नहीं करने की बात कही है। Поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов Америки и Республики Корея। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। जापान का कहना है कि ये मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आकर गिरी। जापान पूरे मामले को चीन और रूस के सामने उठाने वाला है। 북한이 오늘 또다시
탄도미사일 발사 도발을 감행했습니다. 정부는 무책임한 도발을 거듭 강력히 규탄합니다. また習近平主席そしてプーチン大統領に対してより建設的な対応を取るよう働きかけていく考えであります。 मंगलवार को उत्तर कोरिया ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इस साल उत्तर कोरिया का ये 11वां मिसाइल परीक्षण था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में 3 महीने के आपातकाल को बढ़ा दिया गया है। कल संसद में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में 312 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि इसके खिलाफ 24 सदस्यों ने वोट किया। फ्रांस में 15 जुलाई को आपातकाल की मियाद खत्म हो रही थी। आपातकाल की मियाद बढ़ाने से जुड़े दस्तावेजों को कल फ्रांस की संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा कि देश से 1 नवंबर को आपातकाल हटा लिया। पेरिस में 2015 के नवंबर में हुए आतंकी हमले को देखते हुए फ्रांस में आपातकाल लगाया गया था। बात खेलों की। आईसीसी महिला विश्व कप में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भारतीय टीम आज श्रीलंका से भिड़ेगी। बेहतरीन फॉर्म में चल रही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। इससे पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को हरा चुकी है। वहीं श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। उसने टूर्नामेंट में अपने 3 मैच गंवाए हैं। भारत अगर आज का मुकाबला जीतता है तो सेमीफाइनल में जगह पक्की होगी। बैंकॉक में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सचिन सिवाच समेत 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व युवा चैंपियन सचिन सिवाच ने 49 किलो वजन वर्ग, जबकि इताश मोहम्मद खान ने 56 किलो, सचिन ने 75 किलो वजन वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सचिन सिवाच ने फिलीपींस के जेम्स इयान सोलिस को हराया। अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए थाईलैंड के पनमोद थितिसान को मात देनी होगी। वहीं इताश अगले दौर में थाईलैंड के प्लुएम वांग क्लाक्लांग के खिलाफ उतरेंगे। दूसरी तरफ विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के जोकोविच ने पहले दौर में स्लोवाकिया की मार्टिन क्लिजन को हराया। मार्टिन दूसरे सेट में रिटायर होकर मैदान से बाहर हो गए। उस समय जोकोविच 6-3, 2-0 से आगे चल रहे थे। वहीं 7 बार के विंबलडन के विजेता रहे रॉजर फेडरर ने यूक्रेन के एलेक्सांद्र दोग्लोपोलोव के मैच में बीच से हट जाने पर दूसरे दौर में प्रवेश किया। चोट लगने के बाद जब दोग्लोपोलोव ने हटने का फैसला किया था फेडरर 6-3, 3-0 से आगे चल रहे थे। बात खास शख्सियत की। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें बिहार विभूति के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और इजराइल। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने कहा, दोनों देशों के सामने समान चुनौती। शिखर वार्ता आज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हिंसा। राज्यपाल ने दी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। कांग्रेस और लेफ्ट ने की सेना तैनाती की मांग। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। आखिरी बार पापुम पारे जिले में दिखा। बाढ़ राहत अभियान के लिए हुआ था रवाना। मिसाइल परीक्षण के बाद कोरिया प्रायद्वीप में तनाव। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग। रूस और चीन ने कहा, परीक्षण से बचे उत्तर कोरिया। और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए मुकाबला आज। श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय टीम। विंबलडन में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।